दोस्तों, अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे युद्ध का अब अंत हो चुका है। 20 साल के लंबे समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं वापस अपने अपने मुल्क लौट रही हैं। ना अरबों डॉलर, ना ही हजारों सैनिकों की शहादत, ना ही आधुनिक हथियार और ना ही पूरे पश्चिमी जगत का समर्थन अमेरिका को अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जीत दिला पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि जिस काम के लिए अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान गई थी वो पूरा हो चुका है। आतंक के सरगना ओसामा बिन लादेन को मरे 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और 9/11 के जिम्मेदार आतंकवादी संगठन अल-कायदा का खात्मा किया जा चुका है। Said in April, the United States did what we went to do in Afghanistan, to get the terrorists to attack us on 9/11 and deliver justice to Osama bin Laden, and to degrade the terrorist threat to keep Afghanistan from becoming a base from which attacks could be continued against the United States. We achieved those objectives. That's why we went. We did not go to Afghanistan to nation build. So let me ask those who want us to stay. How many thousands more Americans' daughters and sons were you willing to risk? How long would you have them stay? I will not send another generation of Americans to war in Afghanistan with no reasonable expectation of achieving a different outcome. लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरा पश्चिमी जगत, पूरा नेटो एक आतंकवादी संगठन से हार गया। It's a failure. I mean, it's a terrible cost in human life and masses of money spent that hasn't brought a beneficial outcome for the people of Afghanistan, and it's a humiliation for NATO. I mean, it really is. The Taliban beat NATO. ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब महाशक्ति को हार का मुंह देखना पड़ा है। अगर इतिहास में आप 48 साल पहले जाएंगे तो इसी तरह की परिस्थितियां पाएंगे। उस समय वियतनाम था और अब अफगानिस्तान। जगहें बदली, समय बदला, दुश्मन बदला, सरकारें बदली, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है अमेरिका की होती निरंतर पराजय। इस वीडियो सीरीज में हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े नॉन स्टेट आर्म्ड मिलिशिया के बारे में, उस आतंकवादी संगठन के बारे में जिसने पूरे पश्चिमी जगत को हरा दिया, वो आतंकवादी संगठन जिसने अफगानी औरतों की जिंदगी को दोजख बना रखा है। हम जानेंगे तालिबान के बारे में जो कि एक समय में अमेरिका की नज़रों में एक आतंकवादी संगठन था, लेकिन 2021 में वही अमेरिका उसे अफगानिस्तान में एक लेजिटिमेट फोर्स के तौर पर देखता है। हम यात्रा करेंगे तालिबान के इतिहास से अफगानिस्तान के भविष्य तक की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का बेहद ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो बिना और देरी के। दोस्तों, तालिबान के इतिहास को जानने के लिए हमें जाना होगा 90 के दशक के शुरुआती सालों में। सोवियत यूनियन की रेड आर्मी को अफगानिस्तान से निकले 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके थे। सोवियत अफगान वॉर का अंत हो चुका था और साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति सोवियत यूनियन का 15 देशों में विलय हो गया। दुनिया ने कोल्ड वॉर के अंत के साथ एक शांति भरे युग की कल्पना शुरू कर दी थी। कुछ समय पहले तक अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों की ताकत प्रदर्शन का अखाड़ा रहे अफगानिस्तान से पश्चिम ने अपना ध्यान पूरी तरह से हटा लिया और साथ ही अफगानिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और प्रॉब्लम से नजरें फेर ली। यह नजरअंदाजगी आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या का रूप लेने वाली थी। सोवियत से लड़ने के लिए अमेरिका द्वारा खड़े किए गए मुजाहिदीन अब अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। उम्मीद की जा रही थी
कि सोवियत अफगान वॉर का अंत अफगानिस्तान में अमन परस्ती और शांति का दौर वापस लाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका विपरीत। अफगानिस्तान में एक नया संघर्ष जन्म ले चुका था। पहले से कहीं ज़्यादा अस्थिरता, अशांति और तनाव की स्थिति पैदा हो गई। देश गृह युद्ध से जूझ रहा था। अफगानी लोग मुजाहिदीनों के अत्याचार और आतंक से परेशान हो गए। तभी सामने आया मुल्ला मोहम्मद उमर, एक मौलवी जो कि कुछ समय पहले तक एक मुजाहिदीन था, लेकिन फिलहाल एक मदरसे में बच्चों को इस्लामिक तालीम देने का काम कर रहा था। सितंबर 1994 में अपने होम टाउन यानी गृहनगर कांधार में उमर ने 50 छात्रों के साथ तालिबान की स्थापना की। पश्तो भाषा में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। शुरुआती दौर में इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था अफगानिस्तान में पुनः शांति और स्थिरता का दौर लाना, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, कारखानों और सड़कों का पुनः निर्माण, बच्चाबाजी जैसी कुप्रथाओं का अंत करना और सबसे अहम अफगानिस्तान को पूरी तरह से एक इस्लामिक एमिरेट बनाना। कुछ ही महीनों के भीतर इस संगठन से हजारों छात्र जुड़ गए। ज़्यादातर जुड़ने वाले छात्र वो थे जो कि सोवियत अफगान वॉर के शुरुआती सालों में पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में विस्थापित हो गए थे और जिनकी तालीम, शिक्षा दीक्षा पाकिस्तानी मदरसों में हुई। शुरुआत में तो अफगानी लोगों ने तालिबान का जोर शोर से स्वागत किया, उसे एक ऐसी ताकत के रूप में देखा जो कि उनकी अशांत और अस्थिर जिंदगी को वापस पटरी पर ला सकती थी। नतीजा यह हुआ कि स्थापना के 1 साल के अंदर अंदर तालिबान ने 34 में से 12 अफगानी प्रोविंसेस पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। इनमें कांधार और हेरात जैसे महत्वपूर्ण प्रांत भी शामिल थे। अफगानिस्तान में तालिबान की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी। दूर दराज के इलाकों से लोग आकर तालिबान से जुड़ने लगे और मौजूदा अफगानी सरकार को एक दुश्मन के तौर पर हीनता भरी नजरों से देखा जाने लगा। फिर आया दिन 27 सितंबर 1996 का। तालिबान ने देश की राजधानी काबुल पे धावा बोल दिया। उस समय की अफगान गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई और तालिबानी लड़ाकों ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह की निर्मम हत्या कर उनके पार्थिव शरीर को बीच चौराहे पर लटका दिया। यह एक प्रतीक था संघर्ष और अस्थिरता भरे दौर के अंत का। अफगानिस्तान में तालिबानी युग की शुरुआत हो चुकी थी। अब अफगानी लोग तालिबान का असली रूप देखने वाले थे। अफगानिस्तान हजारों वर्ष पीछे एक अंधे युग में धकेला जाने वाला था। अंधे युग की शुरुआत हो चुकी थी। देश की राजधानी का तबादला काबुल से तालिबान की जन्मभूमि कांधार कर दिया गया। अफगानिस्तान को पूरी तरह से एक इस्लामिक एमिरेट घोषित कर दिया गया और कट्टर शरिया कानून अस्तित्व में लाया गया। अब लोगों की जिंदगी के हर एक पहलू पर पूरी तरह से तालिबान का नियंत्रण था। लोगों की जिंदगी से जुड़े फैसले हो या देश के भविष्य का प्रश्न, हर सवाल का जवाब था कट्टर शरिया कानून। तालिबान को जो भी इस्लाम विरोधी गतिविधियां लगी, जैसे कि अल्कोहल और पोर्क, उन पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया। फिल्म से लेकर म्यूजिक, टेलीविजन से लेकर फोटोग्राफी, सबको बैन कर दिया गया। इतना ही नहीं, पतंग उड़ाने और पालतू जानवरों को रखने पर भी मनाही थी। अगर कोई भी नियम तोड़ता तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती। चोरी जैसे मामूली अपराधों पर अंग भंग करे जाने लगे। हत्या और व्यभिचार जैसे संगीन जुर्मों पे सार्वजनिक तौर पे फांसी दी जाती। मुजाहिदीन की ज्यादतियों से मुक्ति दिलाने वाले तालिबान को देवदूत समझते अफगानी अब उसका असली रंग देख रहे थे। उनको पता चल रहा था कि तालिबान पर भरोसा कर वो कितनी बड़ी भूल कर चुके हैं। तालिबान ने आदमियों के लिए दाढ़ी रखना और अफगानी कुर्ता पजामा पहनना अनिवार्य कर दिया। इस्लामिक तालीम के अलावा किसी भी और तरह की शिक्षा प्रणाली को बैन कर दिया गया। एक आम अफगानी की जिंदगी पर मानो आफतों का कहर टूट चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित वर्ग था तो वो था औरतों का।
औरतों और लड़कियों की जिंदगी को दोजख बनाने में तालिबान ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया। औरतों को अकेले घर से बाहर निकलने पर मनाही थी। उनके नौकरी करने और स्कूल कॉलेज जाने पर भी रोक लगा दी गई। 10 साल से बड़ी लड़कियों को किसी भी तरह की तालीम प्राप्त करने पर मनाही थी। इतना ही नहीं, औरतों को खुद ही के घर पे बालकनी और छत पर आने से रोक लगा दी गई। अत्याचार की सारी हदें तो तब पार हो गई जब 1998 में यह फरमान जारी किया गया कि घरों की खिड़कियों पर काले रंग से पेंट कर दिया जाए ताकि औरतें किसी भी तरह से घर के बाहर न देख पाएं। औरतों का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कट गया। आदमियों के हाथों की कठपुतलियों से ज्यादा औरतों की कोई हैसियत नहीं रह गई। आदमियों के हुक्म मानना और उन्हें संतुष्ट करना ही मानो उनका एकमात्र उद्देश्य रह गया। एक रिलीजियस पुलिस का गठन किया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि सभी तरह के नियम और कायदे का अनुसरण किया जा रहा है या नहीं, इसको सुनिश्चित करना। अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो औरतों को सरेआम बीच बाजार में गोलियों से भून दिया जाता। ऐसी तस्वीरें अफगानिस्तान के हर प्रांत से सामने आने लगी। हजारों लाखों औरतें डिप्रेशन में चली गई और सैकड़ों ने तो सुसाइड भी कर लिया। कैसी अजीब बात है ना, जहां हिंदुस्तान में औरतों को देवी समान माना गया है, वहीं दुनिया का एक ऐसा कोना भी है जहां उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। मामला यूएन तक पहुंचा और संयुक्त राष्ट्र ने तालिबानी अफगान सरकार को मानव अधिकारों का उल्लंघन का दोषी करार कर दिया। लेकिन इससे तालिबान को उतना ही फर्क पड़ा जितना एक कसाई को जानवर के मरने से होता है, यानी कि ना के बराबर। अब हम बात करेंगे माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए तालिबानी राज कैसा रहा। जब एक आम अफगानी मुसलमान के लिए भी तालिबान हुकूमत इतनी जालिम और बर्बर थी तो नॉन मुस्लिम्स की क्या हालत रही होगी, इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है। क्रिश्चियंस और शिया मुसलमानों का कत्लेआम एक आम सी बात हो गई। गैर इस्लामिक धर्मों स्थलों को निशाना बनाया गया और कुछ ही महीनों में इस चरमपंथी आतंकवादी संगठन ने लाशों के ढेर लगा दिए। हिंदू और बाकी नॉन मुस्लिम्स के लिए एक खास पीले रंग के कपड़े पहनना अनिवार्य कर दिया गया। फरमान जारी किए गए जिसके तहत नॉन मुस्लिम्स अपने धार्मिक रीति रिवाज केवल घर की 4 दीवारी तक ही सीमित रख सकते थे। सार्वजनिक तौर पे किसी भी गैर इस्लामिक धर्म का प्रचार प्रसार एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। सिखों के लिए तालिबानी हुकूमत ने थोड़ी नरम दिली दिखाई। खैर, असहिष्णुता, बर्बरता और जड़ता की सारी हदें तो तालिबान ने मार्च 2001 में लांघ दी, जब तालिबानी लड़ाकों ने अपने सरगना मोहम्मद उमर के आदेश पर बामियान में स्थित विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमाओं को बम से उड़ा दिया। इस घटना की इस्लामिक देशों समेत पूरी दुनिया ने कड़ी निंदा और आलोचना की। But the first thing we do is close down the government-run schools. We destroy them and sack all the teachers and staff. Instead, we put in place our own religious schools, which follow our own curriculum, in order to train future Taliban. All Taliban decisions must be in harmony with Islamic law. Whether it be stoning to death, decapitation, or mutilation of the hand, these are strong principles of Islam. They're strong principles of Sharia, and we will never change them until Judgment Day. 9/11 के लिए जिम्मेदार अल-कायदा हो या फिर 2019 में पुलवामा और 2001 में भारतीय संसद पे हमले करने वाला जैश-ए-मोहम्मद, इन सभी आतंकवादी संगठनों की शुरुआत अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के अधीन हुई। 90 के दशक का अंत आते आते अफगानिस्तान आतंकवाद की जन्मभूमि बन चुका था। पूरी दुनिया में आतंकवादियों के लिए कोई सबसे सुरक्षित देश था तो वो था अफगानिस्तान, जहां की तालिबानी सरकार ने न केवल आतंकवादियों को सुरक्षा मुहैया कराई अपितु ट्रेनिंग और हथियार भी दिए। काबुल में हर रोज हथियारों की मंडी सजने लगी।
ऑटोमेटिक मशीन गन से लेकर रॉकेट लॉन्चर, अब सब कुछ आतंकवादियों की पहुंच में थे। कट्टर शरिया कानून का प्रचार प्रसार अपने चरम पर और नए आतंकवादी संगठनों का जन्म, यही सब हो रहा था तालिबानी अफगानिस्तान में। – 2001 में तालिबान अपनी ताकत के चरम पर था। 90% अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हो चुका था और पाकिस्तान समेत दुनिया के 3 देशों ने तालिबानी अफगानी सरकार को मान्यता भी दे दी थी। अफीम बेचकर और खेती बाड़ी पर लगाए कर से खरबों रुपए की कमाई कर रही थी अफगानी सरकार। तालिबान के लिए इससे ज्यादा अच्छा समय नहीं हो सकता था। लेकिन अब इस आतंकवादी संगठन का अहंकार और अत्याचार इसको लेके डूबने वाला था। सितंबर 11 को ओसामा बिन लादेन के इशारों पे अल-कायदा के आतंकियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और अरबों डॉलर का नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा। तब की बुश सरकार ने तालिबानी हुकूमत पे अल-कायदा के लड़ाकों और ओसामा बिन लादेन को सुरक्षा देने जैसे संगीन आरोप लगाए और ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंपने जैसी कई मांगे तालिबान के सामने रखी, लेकिन तालिबान ने इन्हें मानने से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका और नेटो की फोर्सेस ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पे धावा बोल दिया। तालिबानी लड़ाकों और आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया जाने लगा और दिसंबर आते आते तालिबानी हुकूमत का पूरी तरह से अंत हो गया। Taliban will pay a price. By destroying camps and disrupting communications, we will make it more difficult for the terror network to train new recruits and coordinate their evil plans. अफगानिस्तान अब तालिबान के अत्याचार से आज़ाद था। 2004 में देश में पहली बार इलेक्शंस कराए गए और हामिद करजाई को राष्ट्रपति के तौर पे चुना गया। टीवी, म्यूजिक, फिल्मों से बैन हटाए गए और अब लड़कियां भी स्कूल, कॉलेज और नौकरियों पर जाने लगी। अफगानी लोगों को आज़ादी का स्वाद चखने को मिला और अब औरतें भी तालिबान की दहशत से मुक्त थी। लेकिन उनकी यह खुशी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि तालिबानी सरकार का अंत हुआ था, तालिबान का नहीं। तालिबानी लड़ाके शहरों से बच के गाँव में भाग गए। अगली वीडियो में हम जानेंगे अमेरिकन फोर्सेस के अफगानिस्तान से पलायन के बाद देश का क्या भविष्य होगा। क्या पुनः तालिबानी हुकूमत की वापसी होगी और क्या अफगानिस्तान वापस से विश्व आतंकवाद का एक केंद्र बन जाएगा? क्या वापस औरतों और लड़कियों की जिंदगी नरक बन जाएगी? भारत समेत दुनिया के बाकी देशों पर अमेरिका के लिए गए इस फैसले का क्या असर होगा, हम जानेंगे इस सीरीज के अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।